जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग पढ़ना हम लोगों को क्या है। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या बात किए थे, यहाँ स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे के बारे में चर्चा करेंगे ताकि हमें यहाँ तक जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, अर्थात धातुओं की क्रिया हमें जल के साथ करवाना है। थोड़ा सा यदि आपको बातें पता है तो हम कहाँ तक पढ़े थे, तो थोड़ा सा पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा हुआ, जगह अभी लिखवाना है लेकिन अभी उतारना नहीं। हम लोग धातु के बारे में बात कर लिए थे, क्योंकि इसमें हमको बात क्या करना है, धातु और अधातु के बारे में बात कर दी है। सबसे पहले बात की तो धातु क्या होता है। धातु से पहले हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अब धातु का दो प्रकार का मुख्य रूप से गुण आता है, एक आता था भौतिक गुण और एक आता था रासायनिक गुण। भौतिक गुण के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए थे, इसी प्रकार से धातु के बारे में पढ़ लिए थे। अब आता था धातु का रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण और भौतिक गुण में आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये दोनों गुण होता क्या है। भौतिक गुण मतलब बता दिया गया था, वैसा गुण जो क्या होता है, जो बाहरी से उसे दिखाई देना चाहिए कि धातु मजबूत होता है, धातु स्ट्रोंग होता है, धातु चमकीला दिखाई देता है, ये सब बाहर से दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं भौतिक गुण। लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, वह क्रिया करने के बाद जो गुण प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना था, रासायनिक गुण, जिसमें रासायनिक गुण पहला हो चुका था। हम लोग धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा दिए थे, आपको याद होगा। जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तब क्या बात होती थी, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती थी। लेकिन यहाँ पे अब दूसरा बार में आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, अर्थात धातुओं की क्रिया जल के साथ करवाया जाए तब क्या करता है, तब किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण नहीं होगा, ये सब अच्छी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते बिना देर के। देखिए ध्यान से, यहाँ से कुछ बातों को हम लिख करके लाए हैं। ठीक है, ताकि हमें लिखना न पड़े और आपका ज्यादा समय बर्बाद न हो। हाँ, जहाँ पे रिएक्शन हमें लिखने की आवश्यकता होगी, जहाँ पे आपको समझाने का जरूरत होगा, वहाँ पे हम रिएक्शन छोड़ दिए ताकि आप रिएक्शन को खुद से बैलेंस कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। हम केवल बताए तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये सब लेक्चर लिखवाने में ज्यादा समय लगेगा, इसी कारण ये सब दिख सकता है। ठीक है, पहली बात क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा ना। धातुएं जो होती है जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। धातु ऑक्साइड बोल रहे हैं, सॉरी, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। हाइड्रोक्साइड क्या होती है, अभी सब हम लोग समझेंगे। हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा भी याद दिलवा देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन का आपको फॉर्मूला पता होगा, OH। OH होता है। अब मान लीजिए इसके साथ हम क्या लगा दिए, Na एक प्रकार का धातु है और OH एक प्रकार का हाइड्रोक्साइड आयन है। तो हम इसे क्या कर देंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से आगे ले लेते हैं, Mg मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु, और यहाँ पे OH का होल ट्वाइस आता है। अब होल ट्वाइस क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, आपको पता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसके साथ 2 लग जाता है। ऐसा तो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे धातु या धातु के साथ OH यानी हाइड्रोक्साइड, तो इस पूरी को हम क्या कहेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड। और रियल नेम जिस मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वैसे नाम दे देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम दे देंगे। तो यही बोला जा रहा है क्या, जब धातुएं जल के साथ क्रिया करती है ना, तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। साथ ही याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना चाहिए। ये मेटल की हमेशा प्रॉपर्टीज होती है कि जब वह धातु के साथ क्रिया करेगा तो धातु और हाइड्रोक्साइड तो बनाता है लेकिन हाइड्रोजन गैस हमेशा निकालता है। अब आगे क्या बोल दिया गया बात है, लेकिन लेकिन लग गया, तो हमें यहाँ समझना है कि केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, क्योंकि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में तो अपवाद आती है। यहाँ पे लेकिन बोला गया, लेकिन सभी धातु में जितने भी धातुएं होते हैं ना, सब जल के साथ एक समान क्रिया नहीं करते। बात तो सही बोला। आपको एक क्रियाशीलता से भी याद आ रही है क्या, थोड़ा सा याद दिलवाए ना, ध्यान से देखिएगा। आपको यदि क्रियाशील से लिखना है तो थोड़ा सा लिखिए। सबसे ऊपर आता था पोटेशियम, फिर आता था सोडियम, फिर आता था कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। अभी यहीं तक जानना है। इसके बाद लेड भी आता था। लेड एक प्रकार का शीशा होता है जो कि रिएक्टिव नहीं होता है, या अक्रियाशील होता है। यह होता था धातु क्रियाशील से जो कि और नीचे तक होता है, लेकिन वहां तक हमें नहीं जाना है। हमें जानना है कि पोटेशियम एक प्रकार का धातु, सोडियम धातु, कैल्शियम धातु, मैग्नीशियम धातु, या रिएक्टिव सीरीज हम लोग फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चैप्टर में बात होगा, लेकिन ये बातें आपको चैप्टर नंबर 1 में अच्छी तरह से बता दिया गया है। अब रिएक्टिव सीरीज क्यों होता है, सबसे ऊपर जो मेटल होता है ना, वह क्रिया करने बहुत तेज होता है, मतलब बहुत तेजी गति से रिएक्शन करता है। बातें आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं।
इसके बाद सोडियम की बात करें तो सोडियम भी बहुत तेज गति से रिएक्शन करता है। इस कारण से सबसे ऊपर पर मतलब रखा गया है तो सबसे ज्यादा क्रिया करेगा। फिर इसके बाद है तो अर्थात सोडियम की क्रियाशीलता पोटेशियम से कम और कैल्शियम की क्रियाशीलता सोडियम से कम हो जाएगा, पोटेशियम से कम होगा, तो मतलब कम होते जाता है। तो हम यहाँ पे सिंपल सी बातें बोल सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ एक समान रिएक्शन नहीं कर सकती, क्रिया नहीं कर सकती, क्योंकि सभी धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, क्रियाशीलता अलग अलग होती है। इसी कारण से कुछ धातुएं होती है ना जल वाष्प, देखिए ध्यान से बातें बोल दिया गया। एक होता है जल, हम लोग बात किए तो जल होता है जो कि लिक्विड अवस्था में होता है, ध्यान से समझिएगा, लिक्विड LIQUID। लेकिन एक होता है जल वाष्प जिसे हम लोग गैस फॉर्म कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला था स्टीम। याद आ रहा होगा बात है, जब जल को हम गर्म करते हैं तो ज्यादा गर्म कर दिए तो जल वाष्प बनकर उड़ने लगता है, वह भी एक प्रकार का जल का ही रूप होता है, लेकिन वह वाष्प होता है। जब धातुएं वाष्प के साथ मतलब जल वाष्प के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, याद रखिएगा, हमेशा बनाती है धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या करती है, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसी कारण से धातुएं जब जल वाष्प के साथ रिएक्शन करती है, जल वाष्प मतलब जल का वाष्पीकरण, मतलब जल जल वाष्प बन जाता है, तो वह वाष्प की बात किया जा रहा है, साथ क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का बात नहीं किया जा रहा है, मान लिया जाए Na एक प्रकार का सोडियम अर्थात धातु है यहाँ पे, अब धातु के साथ ऑक्सीजन लगा दी तो क्या हो गया, धातु ऑक्साइड हो गया, क्योंकि हमें बोला है ऑक्साइड बनाता है ना कि हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और यहाँ हाइड्रोक्साइड बोलेगा तो अभी तुरंत पता है OH आता है, ठीक है। और इसमें भी सेम कंडीशन है, आपको हाइड्रोजन गैस बाहर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे वही बात लिखा गया, जब धातु जल के साथ रिएक्शन करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार से जब धातु जल वाष्प के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। समझ में आई बात है। अब आते हैं सबसे पहली बातें, सोडियम तथा पोटेशियम की क्रिया। आखिर सोडियम और पोटेशियम इतने ऊपर होता है तो यह जल के साथ रिएक्शन करके कितना बमबारी कर सकता है, देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इतना अभी चलते हैं, ये से मिटाते हैं, ये हम क्रियाशीलता श्रेणी को थोड़ा सा छोटे क्योंकि आगे भी काम देगा। ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया, Na अर्थात सोडियम तथा पोटेशियम की क्रियाशीलता बहुत तेज होती है, अभी तुरंत बताया, इसे ऊपर काहे ना रखा गया, इसी कारण तो ना, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत तेज है, बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो इसकी क्रियाशीलता इतना तेज होता था, इतना तेज होता था कि आपको बताए थे इसे खुला वायु में छोड़ दीजिएगा तो भी इसमें आग पकड़ लेता है, इसी कारण इसे केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता था। चैप्टर नंबर 1 की बातें याद कीजिए थोड़ा सा। या तो इसमें भी थोड़ा सा पीछे हम लोग बात किए थे जब ऑक्सीजन की क्रिया और धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा रहे थे तब, ठीक है। तो यही बोला गया, जब सोडियम और पोटेशियम की क्रियाशीलता बहुत तेज होती है, इसी कारण से क्या करते हैं, ये ठंडे जल के साथ ही रिएक्शन कर लेते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। और यह इस क्रिया में बोला जाए तो मतलब यह सोडियम और पोटेशियम इतना तेजी गति से क्रिया करते हैं, इसमें इतना निर्माण होने के साथ साथ उष्मा भी बाहर निकलता, बताइए कितना ज्यादा रिएक्टिव ये मेटल होते थे, मतलब सोडियम और पोटेशियम इतना ज्यादा क्रिया तेजी से करता है, इतना तो निकालता है, धातु हाइड्रोक्साइड भी बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकाल देगा और साथ में उष्मा भी बाहर निकाल देता है। अभी रिएक्शन करके देखेंगे, चिंता नहीं लेना, समझ में आई, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम एक मेटल लेते हैं पोटेशियम, जैसे में हम बात करें पोटेशियम, पोटेशियम धातु है, पोटेशियम धातु किसके साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, जल के साथ। अब जल का फॉर्मूला तो आप लोग को पता हो, H2O, जल के साथ जैसे ही रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, बोल दिया है धातु हाइड्रोक्साइड बना दीजिए। धातु मतलब धातु एक मिलेगा मेरे पास पोटेशियम और साथ में हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का बताया गया था OH होता है, ध्यान से देखिएगा, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का धातु हाइड्रोक्साइड है, प्लस में क्या बोला गया है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अब बताइए इसमें इतना ही नहीं, साथ में उष्मा भी बाहर निकलता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको देखना है कि रिएक्शन सही है हमारा या नहीं सही है, इसके लिए आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। पोटेशियम एगो हाइड्रोजन दो, और यहाँ पे हाइड्रोजन दो है और यहाँ पे 3 हो जा रहा है, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया, तो हमको 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा यहाँ से, और 2 यहाँ से 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना का 4, ऑक्सीजन 2 है,
ऑक्सीजन 2 थे, पोटेशियम 2, तब पोटेशियम 2 यहाँ लगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग करने के लिए चैप्टर 1 में बहुत डीप में आपको बताया गया है, वहां पे देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे बैलेंसिंग हम नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जिस प्रकार से सोडियम रिएक्शन करता है ना, उसी प्रकार से सॉरी जिस प्रकार से पोटेशियम रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, उसी प्रकार से सेम सोडियम भी करता है, क्योंकि आपको बताया गया कि सोडियम और पोटेशियम की क्रियाशीलता लगभग बराबर होता है, ठीक है। तब देखेंगे सोडियम की भी क्रियाशीलता, सोडियम किसके साथ, H2O अर्थात जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड NaOH, धातु और यह हाइड्रोक्साइड अर्थात धातु हाइड्रोक्साइड बना दिया, प्लस में क्या निकालता है बाहर, हाइड्रोजन गैस निकालता है। हाइड्रोजन गैस का सिंबल ये होता था, या तो जी अभी आप लिख सकते हैं, उसमें बाहर निकाल देता। अब ध्यान से देखिएगा, यही कारण यहाँ पे जगह थोड़ा सा हम छोड़े थे आगे समझने के तौर पे इतना आसान बातें लिखा गया है, यह अभिक्रिया इतनी तेज होती है कि इसमें निकलने वाला उष्मा जो होता है ना, हाइड्रोजन गैस को जला दे। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है कि इसमें निकलने वाला जो उष्मा होता है ना, इतना तेजी गति से निकलता है, क्योंकि यह अभिक्रिया ही बहुत तेजी गति से होता था, इतना तेजी गति से होता है, इसमें निकलने वाला उष्मा हाइड्रोजन गैस को जला देती है। जला देना मतलब प्रज्वलित कर देना, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है प्रज्वलित कर देना, प्रज्वलित मतलब होता है जला देना। तो आप देखिएगा, जब भी सोडियम और पोटेशियम को जल में डाला जाता है ना, तो ध्यान से देखिएगा, डालते ही इतना तेजी गति से रिएक्शन होगा कि हाइड्रोजन गैस तुरंत से बर्न करने लगता है, जलने लगता है, और साथ में सोडियम और पोटेशियम जल की सतह पे डांस करने लगते हैं, मतलब नाचने लगते हैं। समझ में आई बात है, गोले गोले घूमने लगेगा, विश्वास नहीं होती है बातें, तो आज के जमाने में स्मार्टफोन है, ठीक है। आराम से आप केवल इतना बोलिएगा कि सोडियम की क्रियाशीलता आप हमको जल के साथ करवा के दिखाइए, तो आराम से आपको बहुत सारा क्रियाशीलता दिखा दिया जाएगा, और वहां पे दिखाया जाएगा जैसे ही सोडियम को डाला जाता है पानी में, तो तुरंत से उसमें आग लग जाती है। इसी प्रकार से पोटेशियम में भी होता है। समझ में आई बात है, वही बोला जा रहा है, हाइड्रोजन गैस को जला देती है, साथ में इसमें उष्मा भी निकल रहा है। तो आपको एक बातें को अंदाज होगा, तो चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और एक था उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी क्या था, यह अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलता है, इसी कारण हम क्या कहते हैं, अतः यह एक प्रकार का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। याद आ रहा है क्या कुछ बातें, ध्यान से देखिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलता है उसे हम लोग कहते थे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। लेकिन उष्मा शोषी क्या होता था, वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती थी, उसे हम लोग कहते थे उष्मा शोषी अभिक्रिया। लेकिन यहाँ तो उष्मा बाहर निकल रहा है ना, इसी कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। ये बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा, ये आपको पता होगा कि जैसे जैसे ऊपर है वैसे वैसे क्रियाशीलता ज्यादा होती है, नीचे जाएंगे तो क्रियाशीलता कम होते जाएगी, आपको लिखवा दिया। समझ में आई बात है, फिर से आगे पढ़ेंगे, चिंता नहीं लेना, अभी इसको फिलहाल मिटा रहे। अब ध्यान से देखिएगा, माना जाए हमने क्या लिया, एक प्रकार का बीकर लिया, इसमें हम ले लेते हैं जल, और कौन सा जल लेना है, ठंडा जल। जैसे इसमें सोडियम डालेंगे ना, तो सोडियम क्या होने लगता है, जलने लगता है। मतलब कि हमें पता चलता है जैसे इसमें सोडियम डाले या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम दोनों में से आप कोई डाल सकते, दोनों में से कोई मेटल को डालिएगा तो आराम से देखिएगा इतना तेजी गति से रिएक्शन होता है, तुरंत ही हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और प्लस में वह जलने लगता है, क्योंकि उष्मा बाहर निकलता है। आशा करते हैं बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब आगे आते हैं, याद करते हैं थोड़ा सा, सोडियम ऊपर था, पोटेशियम नीचे सोडियम, अब क्या आता है, कैल्शियम आता है ना। कैल्शियम की भी क्रियाशीलता होती है, इसका भी क्रियाशीलता पढ़ेंगे, तो पहले आप इतना उतार दीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, कैल्शियम की क्रियाशीलता देखते हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। अब हमने बोला था कि सोडियम और पोटेशियम का क्या हो गया, क्रियाशीलता, तो हम लोग देख रहे हैं कितना ज्यादा क्रियाशील है। अब आगे देखते हैं कैल्शियम दिखाओ, सोडियम और पोटेशियम के बाद तो कैल्शियम ही आता है। यदि आपको क्रियाशीलता से नहीं याद होगा तो थोड़ा सा मैं लिखने का इधर प्रयास करूंगा। सबसे पहले काशीनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है। इसके आगे और भी कोई मेटल था, लेकिन वो सब की क्रियाशीलता नहीं होती है। समझ में आई बात है, हमें केवल क्रियाशीलता यहाँ आयरन तक देखना है, यहाँ तक कि हमें लेड यानी सीसा की भी बात नहीं करना, Fe यानी कि आयरन तक देखना है, Pb यानी लेड अर्थात सीसा की भी क्रियाशीलता नहीं देखना, बिकॉज
शीशा एक प्रकार का अक्रियाशील मेटल होता है, समझ में आई बात है, धातु है लेकिन वह क्रियाशील नहीं होता है, समझ में आई बात है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने सोडियम और पोटेशियम के बारे में बात कर लिया, अब आते हैं कैल्शियम के बारे में। तो क्या लिखा गया, कैल्शियम धातु भी जल के साथ रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। बताया गया ना कि धातुएं जल के साथ भी रिएक्शन करती है, जल वाष्प के साथ भी रिएक्शन करती है, दोनों के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन बात इतना फर्क रहता है कि जब वह जल के साथ रिएक्शन करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, लेकिन हाँ जब वह जल वाष्प के साथ क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, जब कैल्शियम जल के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। तो कॉमन है, जितने भी धातु हैं जब जल के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस हमेशा बाहर निकलता है, लेकिन इनमें से निकलने वाली उष्मा हाइड्रोजन गैस को जला नहीं पाती है। बात रही कि यह क्रिया जो होती है ना, कैल्शियम जब जल के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें भी उष्मा निकलता है, लेकिन 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 जितना मात्रा में जब सोडियम और पोटेशियम जल के साथ रिएक्शन करके उष्मा बाहर निकाल रहा था, उतना मात्रा में अभी उष्मा बाहर नहीं निकलता है। इसी कारण से इसमें निकलने वाली उष्मा हाइड्रोजन गैस को जला नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कम मात्रा में उष्मा बाहर निकलती है। अब इतना भी कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि कम मात्रा में उष्मा क्यों निकलेगा, क्योंकि इन सभी मेटल से कैल्शियम की क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, इसी कारण उष्मा कम निकलता है। और यहाँ पे आपको कैल्शियम कोई भी मतलब कैल्शियम को जब पानी में डालिएगा तो कोई भी यहाँ पे कैल्शियम जलता नहीं है, लेकिन हाँ इतना होगा कि कैल्शियम इसके सतह पर तैरने लगता है, समझ में आई बात है। जैसे कि वो सब तैर रहा था ये भी तैरेगा, लेकिन वहां पे वो जल जा रहा था, लेकिन कैल्शियम कभी जलता नहीं, समझ में आई बात है। ध्यान से देखेंगे, अब रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए। हम सबसे पहले कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम की क्रियाशीलता किसके साथ करवाना है, H2O यानी जल के साथ। अब ध्यान से आपको बनाना है प्रोडक्ट, आपको खुद से निर्माण करने आने चाहिए, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको प्रोडक्ट निर्माण करना, निर्माण करके देखिए थोड़ा सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात है जानते हैं कि धातु हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए बोल रहा है, तो धातु हाइड्रोक्साइड ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, प्लस में उष्मा यहाँ पे निकलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में निकलता है, इसी कारण यहाँ पे उष्मा नहीं लिखा जाता है, समझ में आई बात है। अब यहाँ पे होगा आपका सवाल, डेफिनेटली होगा यहाँ पे टू क्यों लगा दिए, टू तो वहां पे नहीं लगा था। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जगह है, बताते हैं। आपको पता है कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, कैल्शियम का वैलेंसी, और हमें चाहिए धातु हाइड्रोक्साइड, तो धातु का मतलब हमको जिस धातु का चाहिए उसका वैलेंसी पता होना चाहिए, और जिसका चाहिए, और जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन का चाहिए तो इसका वैलेंसी पता होना चाहिए, तो OH का भी आयन पता होना चाहिए कि इसका वैलेंसी कितना होता है। तो आप इसको पहले वैलेंसी निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अच्छी तरह से क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तो ध्यान से देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 और बाहरी कक्षा में 2 होता है, यानी इसका वैलेंसी कितना 2 होता है। अब इसका वैलेंसी कितना होता है, तो आप कभी पढ़े होंगे क्लास 9 में OH-1 लिखा रहता था, 1 माइनस या -1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ था, मतलब समझ में आता है कि इसका वैलेंसी कितना होता था, 1 होता था। अब आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है, ऐसे क्लास 9 में पढ़े होंगे आप। कैल्शियम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कैल्शियम केवल लिखा है हुआ, इसके आसपास 1 नहीं लिखते हैं, बिकॉज 1 का कोई मायने मतलब नहीं होता है। आगे जब OH2 के साथ मल्टीप्लाई करता है तो OH दोनों के साथ तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसी कारण यहाँ पे क्रॉस यानी कि कोष्ट लगा कर 2 लिखते हैं। नहीं तो यहाँ पे यदि हम ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा 2 लिखेंगे तो केवल हाइड्रोजन केवल ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 1 ही रह जाएगा, जबकि 2 तो दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसी कारण दोनों को लाने के लिए हम ये वाला रखें। समझ में आई बात है क्या, ये सब आपको अच्छी तरह से बताया गया है, क्लास 9 में पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा बताने का, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का धातु हाइड्रोक्साइड है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आगे चलते यहाँ पे स्टार लगाया है, और जो बातें के पीछे स्टार लगाते हैं उसका कोई ना कोई मतलब होता है। बोला जा रहा है मैग्नीशियम धातु ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करते, साफ साफ मना करता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम तीनों ऐसा धातु जो ठंडा जल के साथ रिएक्शन कर लेगा, मतलब इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, इसी कारण ठंडा जल के साथ रिएक्शन कर लेता है। लेकिन 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 मैग्नीशियम धातु की क्रियाशीलता इतना भी ज्यादा नहीं होता, इसी कारण यह ठंडे जल के साथ कोई भी एक्टिविटी नहीं दर्शाएगा।
मतलब कितना भी इसको रिएक्शन करवा दीजिए ठंडा जल के साथ, ठंडा जल में डाल दीजिए तो भी यह रिएक्शन नहीं करता, लेकिन यह गर्म जल के साथ रिएक्शन कर लेता है। गर्म जल तथा जलवाष्प, ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा है, स्टार मतलब यह तो इसका कुछ इंपोर्टेंट है, मतलब यह गर्म जल के साथ भी रिएक्शन कर लेता और जलवाष्प के साथ, मतलब जल भाप बनता है ना तो उसके साथ भी रिएक्शन कर सकता था, मतलब करता है ही। और जलवाष्प को हम लोग स्टीम बोलते हैं, ठीक है। तो यह जल के साथ भी रिएक्शन करती है, लेकिन कौन सा जल, गर्म जल के साथ, और जलवाष्प दोनों के साथ रिएक्शन करती है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं आता है, आगे आता है ये, और जब क्रिया करती है और जब यह गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। ध्यान से देखिएगा, जल के साथ रिएक्शन करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड, वही जब गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब यह जलवाष्प के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। बातें खत्म हो गया, सिंपल सी बात है कि जब यह जल के साथ गर्म, मतलब कि गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड। लेकिन जैसे ही यह जलवाष्प के साथ रिएक्शन करता है तो धातु ऑक्साइड बनाती है, और यह तो कॉमन होता है, हाइड्रोजन गैस सब में बाहर निकलता है। क्योंकि आपको फर्स्ट में लिखवा दिया गया था कि जब धातु जल के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट के रूप में धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब जलवाष्प के साथ रिएक्शन करता है तो धातु ऑक्साइड बनता है। थोड़ा सा फर्स्ट में चलिए, जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे थे वाटर का रिएक्शन धातु के साथ, तो वहां पे बताया। अब आपको ये रिएक्शन खुद से लिखना है। सबसे पहली बात है मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का क्रिया एक बार जल के साथ करवाना, H2O के साथ, यह भी एक प्रकार का जल होता है, लेकिन हमें समझना है, यहाँ पे जल बोला है, जल का फॉर्मूला यही लेंगे सब जगह, यहाँ पे H2O ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम धातु हमेशा गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है। अब दूसरा, मैग्नीशियम धातु जलवाष्प के साथ भी रिएक्शन करता है, तो जलवाष्प का जलवाष्प लेंगे का नहीं, MgO, मतलब कि मैग्नीशियम को क्रिया हम करवाएंगे जल के साथ ही, लेकिन जलवाष्प होता है, जलवाष्प भी एक प्रकार का जल होता है, तो जल के लिए हम H2 लेंगे, ठीक है। बस याद रखना है कि ये दोनों के साथ रिएक्शन करता है, याद करना भी है, और साथ में क्या करना, प्रोडक्ट आपको बनाने आना चाहिए। मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहली बात है क्या बनाएगा, यहाँ पे गर्म जल है ना, लिख देते हैं गर्म जल, लेकिन यहाँ पे जलवाष्प, इन दोनों के साथ रिएक्शन करें क्या बनाएगा, गर्म जल के साथ रिएक्शन करता है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। थोड़ा सा इसके बारे में चलते हैं, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना, 2 होता है ना, ध्यान से देखिएगा, इसका परमाणु संख्या 12 तो 2 8 2, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 10 2 12 होता है, बाहरी कक्षा में 2 तो वैलेंसी 2। अब आगे चलते हैं, वो H बनाया गया हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन का 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Mg के साथ 1 Mg और OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऐसा तो बनाने आना चाहिए आपको अच्छी तरह से। अब साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। आशा करते बहुत अच्छी तरह समझ में आपको आया होगा। दूसरी बात है, ये बोला है कि अगला बार जब जलवाष्प के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड का फंडामेंटल रहता ही नहीं है, क्या बनेगा, ऑक्साइड बनाएगा। मतलब कि यहाँ पे हटा देना है हाइड्रोक्साइड को और ला देना है ऑक्सीजन को, और आपको पता है ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना 2 होता है क्या, नहीं पढ़े हैं क्या, ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालता परमाणु संख्या 8 होता है तो 2 और 6, बाहरी कक्षा में कितना 6, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा, और हर परमाणु चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसी कारण इसका वैलेंसी 2। मानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, लेकिन लेगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो दो क्या हो जाता है, कट जाता है, इसका भी एक और इसका भी एक, मतलब कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा, एक बचेगा, एक बचेगा, तो Mg रह जाएगा, प्लस में O का O रह जाएगा, प्लस में क्या बोला है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल, समझ में आई बात है क्या, ये बनता है। अब आपको लगता है कि दोनों तो रिएक्शन सेम है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे अलग अलग हो जा रहा है, तो इसके लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, यदि रिएक्शन बैलेंस हो जाता है तो रिएक्शन बिल्कुल ही सही है, इसमें चिंता लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि बताया था चैप्टर नंबर 1 में क्या, यदि आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाता है तो चिंता लेने की कोई बात है नहीं, रिएक्शन आपका बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि ऐसा होता है एक बार में हाइड्रोक्साइड बता रहा है और दूसरे बार में ऑक्साइड बन रहा है, वैसा तो होगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड, लेकिन अगला बार मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, जैसा बोला वैसा भी बना है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ लिया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तक। अब आगे देखते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, बस 3 धातु बच गए, बहुत आसान है। इसी प्रकार से अन्य धातुएं जैसे एल्यूमिनियम,
जिंक आयरन जल वाष्प के साथ रिएक्शन, कोई बातें नहीं, या ना तो ठंडा जल के साथ रिएक्शन करेगा ना ही गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या होते जाती है, बहुत कम हो जाता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्रियाशीलता क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम होने के कारण यह ना तो ठंडा जल के साथ रिएक्शन करेगा और ना ही गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगा। करेगा तो किसके साथ, जलवाष्प के साथ रिएक्शन करता है, और क्या बनाएगा, बनाता है धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो बात है आपको पहले बता दिया गया कि जब कोई भी मेटल जलवाष्प के साथ रिएक्शन करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, निर्माण करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। तो आप कॉमन जानते हैं। अब ध्यान से देखना है, रिएक्शन बैलेंस आपको करना पड़ेगा, लिखना लिखना आपको पढ़ना मतलब लिखना आपको आना चाहिए। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले मेटल लेते हैं एल्यूमिनियम, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे H2O, मानते हैं जलवाष्प है लेकिन जल तो है ना, रिएक्शन करके बनाइए धातु ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। दूसरी बात है क्या लेना है, जिंक, जिंक की क्रिया किसके साथ करवा दें, जल के साथ H2O, बनाइए प्रोडक्ट बनाइए जल्दी जल्दी आप, Fe आयरन, आयरन की क्रियाशीलता H2O के साथ करवाना है, जल्दी जल्दी बनाइए, बन जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, आपको याद होगा एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, और यहाँ पे ऑक्साइड बोल रहा है यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 होता है। हम यहाँ पे देखे एल्यूमिनियम का पहले, तो एल्यूमिनियम का 3, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो Al2O3 चल जाएगा, यानी O3 ये हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि एक प्रकार का धातु ऑक्साइड है, प्लस में बाहर क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लीजिएगा, ये आपको बैलेंस हो जाएगा बहुत आसानी तरीका से, नहीं होगा तो आराम से क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। दूसरी बात है एल्यूमिनियम में देखिए जिंक, जिंक का वैलेंसी जाना तो कितना होता है, जिंक का याद रखिएगा, जिंक का होता है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन बोला जा रहा है, ऑक्सीजन का भी तुरंत बताया तो 2, 2 से 2 मर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, एक ही बचेगा, तो Zn का ZnO का O प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे चलते, जब आयरन बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको थोड़ा सा ये पीछे याद करना पड़ेगा। आपको बताए थे कि जब यह जल के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन सेकेंड तथा थर्ड ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, आयरन जल के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन का वैलेंसी 3 होता है, ठीक है। थोड़ा सा आयरन क्या होता है ना, थोड़ा सा इसका वैलेंसी 3 भी माना जाता है, 2 भी माना जाता है, इसी का निकाल उठे आपको याद रखना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। आपको वैसे पीछे बता दिया गया कि आयरन थर्ड ऑक्साइड और आयरन सेकेंड ऑक्साइड, थोड़ा सा याद कीजिएगा, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा रहे थे तब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बताता है आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड का मतलब आयरन थर्ड होना चाहिए 3, और ऑक्साइड यानी O4 होना चाहिए, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए। समझ में आई बात है क्या, ये था आपका जल के साथ क्रिया। आशा करते आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। दिखाओ ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसके बाद और भी आज रिएक्शन देखते हैं हम लोग अम्ल के साथ, लेकिन एक लेक्चर में हम एक ही रिएक्शन करवा सकते, बिकॉज ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो आराम आराम से पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन लेने की बातें नहीं है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, पहले ही तो उतारिए, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं सबसे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, बस इतना ही आपसे अनुरोध रहता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद।